क्लासेस में। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि 10th क्लास का सोशल साइंस यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट क्लास, अध्याय फर्स्ट, भारत तथा समकालीन विश्व 2 यानी कि इतिहास। हम सबसे पहले इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको करा रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी में कहेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इंग्लिश में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो ये आपका पहला फैक्ट है, तो जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि राष्ट्रवाद स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है। तो देखिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति जो थी 1779 यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ठीक है। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस समय जो था राष्ट्र के गठन की घोषणा हुई, ठीक है गाइस। वे ही उसकी नीति तय करेंगे, यानी कि वो ही उसकी नीति तय करेंगे। तो देखिए, थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार, यानी कि 1815 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसमें जो थी नेपोलियन की हार हुई। हार के पश्चात स्थापित सरकारें रूढ़िवादिता थी, यानी कि उस समय जो थी रूढ़िवादिता, जिसे हम कहते हैं गाइज अंधविश्वास। अंधविश्वास ज़्यादा था पहले, अब जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है अंधविश्वास कम हो रहा है, ठीक है गाइज। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई। तो आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन की हार किस सन में हुई, तो आप राइट आंसर पर टिक करेंगे 1815, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अगला। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ, यानी कि ये शक्तियाँ थीं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ, ये यूरोपीय कंट्रियाँ हैं, शक्तियों जिन्होंने मिलकर, यानी कि इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब आपसे पूछा जाए गाइज नेपोलियन को किन शक्तियों ने मिलकर हराया, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकलता है आपका। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन को किन शक्तियों ने हराया, तो आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इन 4 महाशक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। नेपोलियन बहुत शक्तिशाली था, ठीक है गाइज। तो इन 4 महाशक्तियों के नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं कि प्रतिनिधि कहते हैं कोई आपका प्रतिनिधि कर रहा हो, यानी कि आप किसी के गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हों, पढ़ रहे हों, अपने मम्मी पापा या किसी टीचर्स के, तो गाइडेंस आपका प्रतिनिधि कौन कर रहा है। यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब इन्होंने एक समझौता होता है, समझौता करने के लिए ये कहाँ मिले थे, वियना में। वियना एक देश का नाम है। तो ये सारी कंट्रियों के जो प्रतिनिधि थे तो वो मिले वियना। आपसे क्वेश्चन आएगा इन प्रतिनिधि, ये 4 देशों के प्रतिनिधि कहाँ संधि हुई इनकी, कहाँ मिले, समझौता किया, तो कौन से देश में, वियना में। और नेपोलियन को हराया किन महाशक्तियों ने, तो चारों के नाम याद रखेंगे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगर आपको अच्छा टॉप नंबर लाने हैं, टॉप मारना है, बोर्ड टॉप करना है, तो आज से ही कदम उठाएंगे। जितना सिलेबस आपको कराया जाएगा टॉपिक वाइज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और डेली याद करेंगे, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ, यानी कि नेपोलियन ने जो था 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया, एक स्थापित कर दिया। जैसे हम 3-4 भाई मिलकर एक मतलब घर का नाम दे देते हैं या किसी गांव का, मोहल्ले का नाम दे दें, अलग बसा लें,
तो वैसे ही नेपोलियन ने 39 राज्यों को एक करने के बाद में महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। ठीक है, तो गाइज आगे देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप मैज़्ज़नी, जिसका जन्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यूसेप मैज़्ज़नी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ, बहुत पूछा जाता है गाइज, ऑल कॉम्पिटिशन्स, ऑल एग्जाम में और हाई स्कूल में तो मोस्ट पूछा जाता है गाइज। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप मैज़्ज़नी, जिसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोआ में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है गाइज, ज्यूसेप मैज़्ज़नी जो क्रांतिकारी था उसका जन्म किस सन में हुआ, तो 1807 ईस्वी में। किस देश में हुआ, तो जेनेवा में हुआ था। ठीक है, ज्यूसेप मैज़्ज़नी किस देश का रहने वाला था, तो आप कहेंगे इटली का। ठीक है गाइज, तो महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वह, अब देखिए आगे देखते हैं, वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। अब क्वेश्चन आएगा गाइज कि ज्यूसेप मैज़्ज़नी किस संगठन का सदस्य था, तो आंसर में आप लिखेंगे ज्यूसेप मैज़्ज़नी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 ईस्वी के बाद हुई रूढ़िवादी, यानी कि रूढ़िवादी 1815 ईस्वी में रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। बहाल करना मतलब किसी काम को रोक देना और उसे हम फिर चालू कर देना, बहाल शब्द कहलाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। 1830 ईस्वी में उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। अब जब उदारवादी क्रांतिकारी आए 1830 में, तो इन्होंने इस जो बहाल की गई क्रांति थी उसको उखाड़ फेंका, यानी कि उसको हटा दिया। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, यानी कि उनकी जगह क्या किया, एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। ठीक है, तो क्या स्थापित कर दिया, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो देखिए, 1848 ईस्वी में खाने पीने की कमी, यानी कि उस समय जो थी क्या हो गई 1848 ईस्वी में, खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कोरोना वायरस में जो है व्यापक बेरोजगारी फैल गई है। ठीक है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो वैसी गाइज 1848 ईस्वी में खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी, पेरिस, जिसे हम पेरिस को क्या कहते हैं दूसरे नाम से, फ्रांस का ही नाम पेरिस है। ठीक है बच्चों, फ्रांस के लोग सड़कों पर उतर आए, यानी कि यहाँ के लोग कहाँ आ गए, सड़कों पे आ गए। ठीक है, तो देखिए जगह जगह अवरोध लगाए गए, यानी कि जगह जगह अवरोध लगा दिए गए, जैसे बैरियर लगा देते हैं। लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया, और किसको भगाने पर मजबूर किया, लुई फिलिप को। तो लुई फिलिप जो था फ्रांस में था, यानी कि उसने शासन सही नहीं चलाया, तो इसको वहाँ की जनता ने सड़क पर उतर आए, इसके खिलाफ विरोध किया और इसको भगाने का निर्णय लिया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, यानी कि 21 वर्ष, हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। ठीक है गाइस, इंडिया में यानी कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डालने का अधिकार होता है, 18 वर्ष जो आयु पूरी कर लेगा। लेकिन उस समय क्या था, फ्रांस में देखिए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि जो वहाँ की सरकार थी उसने मताधिकार प्रदान किया। काम के अधिकार की गारंटी दी, और काम के अधिकार की गारंटी दी, ह्यूमन राइट्स, यानी कि हम काम देंगे आपको। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है आपका 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, यानी कि उस समय ये राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, यानी कि द्वीप समूह, देखिए ब्रितानी द्वीप समूह, और द्वीप किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं, मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑल कॉम्पिटिशन्स में आता है या ऑल इंटरव्यू में पूछा जाता है।
ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा कि ब्रिटानी द्वीप समूह में कौन कौन सी जाति के लोग रहते थे। तो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी, यानी कि ये पहचान किस रूप में थी, निर्जातीय। ये तो वहाँ की जातियाँ हो गई, ठीक है। अब गाइस आपसे आता है द्वीप। अब द्वीप किसे कहते हैं, ये आपने जो देखिए ये शब्द जो देखा आपने द्वीप, ये देख रहे हैं ये वाला ये द्वीप, तो द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप की डेफिनेशन है गाइज, यानी कि वह स्थान जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसको हम द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप समूह। समूह का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह मिलकर समूह बन जाते हैं। जैसे कि आपने जापान द्वीप समूह का नाम सुना होगा, तो जापान जो द्वीप समूह है वो हमारा 4 प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशो, शिकोगु, ठीक है। तो गाइज वैसे ही द्वीप समूह की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है, कोई आपसे पूछता है द्वीप किसे कहते हैं, तो आप उसको डेफिनेशन से, सिंपल डेफिनेशन से समझा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं गाइज। तो नेक्स्ट टॉपिक से दोस्तों 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किस सन में किया गया। तो आप आंसर देंगे, राइट आंसर होगा 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, ठीक है। या यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को किस सन में शामिल किया गया, तो 1801 में। 1801 ईस्वी में क्वेश्चन बनेगा किस देश को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, तो राइट आंसर होगा आपका आयरलैंड, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया, और क्वेश्चन आ जाएगा एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, तो उस देश का नाम क्या है, आयरलैंड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है गाइस। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान, गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया, और इन सब चीज़ों को खूब बढ़ावा दिया गया है। यानी कि जब राष्ट्र का नाम नया प्रतीक हो गया तो इन सब चीज़ों को हमें बढ़ावा दिया गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए गाइस 1871 ईस्वी के बाद, यानी कि 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन प्रदेश यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत था। अब यूरोप में क्वेश्चन आएगा 1871 ईस्वी में यूरोप में कौन सा राष्ट्र तनाव का कारण था। तो राष्ट्र कौन सा राष्ट्र तनाव का कारण था, तो उस राष्ट्र का नाम है बाल्कन। उस प्रदेश का नाम क्या था, बाल्कन। डेट याद रखेंगे आप, ठीक है, डेट याद होनी चाहिए, प्रदेश का नाम बाल्कन याद होना चाहिए, ठीक है गाइज। डेट 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाल्कन क्षेत्र का ज़्यादातर भाग ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब बाल्कन प्रदेश जो था ज़्यादातर किस राज्य का हिस्सा था, तो क्वेश्चन आएगा ओटोमन। होता था 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा कौन प्रदेश था या कौन देश था। तो आप राइट आंसर में आंसर लिखेंगे, क्लिक करेंगे बाल्कन, ठीक है गाइज। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1871 ईस्वी में फ्रांस को हराने के बाद पर्शिया के राजा को समस्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब 1871 ईस्वी में फ्रांस को, यानी कि जब फ्रांस का युद्ध हुआ था तो उसको हराने के बाद में राजा को समस्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन पुटअप होगा, समस्त जर्मनी का सम्राट किस सन में घोषित किया गया, तो कौन से सन में, 1871 में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 18 मई 1848 को जर्मन क्षेत्र में मतदान द्वारा सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा, सर्व जर्मन
नेशनल असेंबली का गठन किस सन में किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका किस सन में किया गया? 18 मई 1848 को। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपको देना होगा गाइस। ठीक है, इसका क्या काम था देखते हैं। तो जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि कितने थे? तो निर्वाचित प्रतिनिधि कितने थे? 831। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने प्रतिनिधि थे? 831। पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है गाइज, फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना गया और फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना गया। फ्रैंकफर्ट संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था। ठीक है, जिसने मजदूर कारीगर वर्ग की मांगों का विरोध किया। ठीक है, फलस्वरूप मध्यम वर्ग ने समर्थन खो दिया और धीरे धीरे यहाँ के जो वर्कर थे मध्यम वर्ग के, उन्होंने समर्थन खो दिया, यानी कि अपना समर्थन वापस ले लिया और संसद भंग हो गई। भंग का मतलब होता है गाइज कि संसद भंग का मतलब आया संसद भंग। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन सुनते भी होंगे टीवी में, न्यूज़ में, समाचारों में कि आज संसद भंग रहेगी। तो भंग का मतलब है कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी कारोबार नहीं चलता है, उस समय सारे कामकाज रोक दिए जाते हैं, संसद भंग रहती है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट संसद में कोई भी काम नहीं हुआ और जो मध्यम वर्ग ने सपोर्ट किया था उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने का मतलब होता है गाइज, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर दूं और फिर मैं बाद में आपसे कह दूं कि नहीं गाइज मैं अपना पैसा या अपनी बात में वापस लेता हूं, तो समर्थन वापस लेना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में सन 1848 के बाद राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। अलगाव का मतलब एक प्रकार से क्रांति होने लगी, लड़ाई झगड़े। ठीक है, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। अब किसके नेतृत्व में जो है आंदोलन का एकीकरण हुआ? तो क्वेश्चन पुटअप आंसर में लिखेंगे आप बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी 1871 में वर्साय ने प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया, यानी कि वहाँ धीरे धीरे उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके उसे मानव के रूप में चित्रित किया। यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने कहते हैं जो कला का निर्माण करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, या नाटक, एकांकी, अन्य चीज़ या ड्राइंग करते हैं, तो सभी कलाकार होते हैं। कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके उसे मानव के रूप में चित्रित किया। ठीक है, यानी कि मानव के रूप में, पूरे राष्ट्र को मानव के रूप में। उस समय राष्ट्र को महिला वेश में प्रस्तुत किया जाता था। महिला वेश में उस समय जो राष्ट्र को जो महिला वेश में प्रस्तुत किया जाता था, कहाँ? 18वीं और 19वीं सदी में। इस काल में महिला की छवि राष्ट्र का प्रतीक बन गई। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि किस काल में राष्ट्र की छवि महिला बनी थी, प्रतीक बनी। ठीक है, तो 18वीं और 19वीं सदी में जो राष्ट्र की छवि थी, महिला की छवि बनी हुई थी। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस क्लास के लिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका और ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लेना, काफ़ी में नोट कर लेना सभी को। ठीक है, और ध्यान से याद करना है और आगे एग्ज़ाम में हमें टॉप मारना है। ठीक है गाइज, और सभी जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। विजय ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाएं।
ठीक है, मन से पढ़ते रहें और अपने अभी से ही नंबर लाने की, टॉप करने की सोचें। ठीक है बच्चों, ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।